Hello, welcome back to my channel. Follow Samiksha. Subscribe now if you want good marks in your exams. तो मेरी पिछली वीडियो में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, जो कि पार्ट 1 था। आज हम लोग सेम चैप्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ये पार्ट 2 है। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब मैं क्लास 9th में थी तब मुझे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर से बहुत डर लगता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे डेट्स याद करने पड़ते थे। खुश मत होइए, नेशनलिज्म चैप्टर में भी डेट्स कम पर नाम और जगह ज़्यादा याद करने हैं। याद तो करना ही है। वैसे ये सारी चीज़ें ना बहुत आसानी से याद हो जाएंगी अगर आप वीडियो में ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर में ये जो टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, इसमें क्लियरली लिखा है कि फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना 1789 में हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वजह से ही आई थी। उस वक्त फ्रांस एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था, यानी कि कोई भी दूसरा कंट्री उस पर रूल नहीं कर रहा था। 1789 में फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्क था, जिसका मतलब है किंग और क्वीन वहाँ पर रूल कर रहे थे, जिनके लिए एक भी रूल नहीं था। पर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में लीडर की भी कुछ लिमिटेशंस होती है। मोनार्क का किंग और क्वीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता था और वो इस पर काफ़ी घमंड करते थे। वो लोगों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा कि फ्रांस में मोनार्की से डेमोक्रेसी आ गई, यानी कि किंग और क्वीन के रूल से सीधा कॉमन पीपल को वहाँ की गवर्नमेंट लाने का हक मिल गया। और फिर वहाँ के लोगों ने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन और डेस्टिनी को शेप दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ला पैट्री और ला सिटोयन क्रिएट किया। ये दोनों ही फ्रेंच वर्ड्स हैं। ला पैट्री का मतलब है द फादरलैंड और ले सिटोयन का मतलब है द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। इन दोनों का यही मानना था कि फ्रांस में यूनाइटेड कम्युनिटी होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वल राइट्स को एंजॉय कर सके। मोनार्की खत्म होने पर रॉयल स्टैंडर्ड के फ्लैग्स हटाकर ट्राई कलर को चूज़ किया गया। ट्राई कलर यानी एक ही फ्लैग में 3 कलर्स, जैसे कि इंडिया में भी ट्राई कलर फ्लैग ही है, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। उस समय फ्रांस के लिए सब कुछ नया था। फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंच बेस्टाइल। फ्रेंच बेस्टाइल बीइंग स्टॉम्प्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी क्राउड। हुआ क्या था कि जो रिवॉल्यूशन कर रहे थे उन लोगों ने ये जो फ्रेंच बेस्टाइल है उसे तोड़ दिया था। और मैंने क्लास 9th में पढ़ा था कि फ्रेंच बेस्टाइल की जो ईंटें थी उन्हें बाज़ार में जाकर बेच दिया जाता था, ताकि लोगों के पास भी ये फ्रेंच बेस्टाइल के टूटने की याद बनी रहे। फ्रेंच बेस्टाइल में जितने भी लोग थे अंदर, जितने भी क्रिमिनल्स थे, जितने भी जेलर्स थे, वो सब बाहर आ चुके थे और ये जो फ्रेंच बेस्टाइल है वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब ये फ्रेंच बेस्टाइल फ्रांस में एग्जिस्ट नहीं करती है। हम सब ने क्लास 9th में जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा था। जब फ्रांस में इवेंट्स होने लगे तब ये खबर यूरोप के दूसरे शहरों में भी फैल गई। इसके बाद अलग अलग शहरों के स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों ने जैकोबिन क्लब्स का सेट किया। जैकोबिन क्लब्स की कैंपेन की वजह से फ्रेंच आर्मी के लिए रास्ता बन गया कि वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में भी फैल जाएं। 1790s में। ये उसी वक्त का मैप है। ये यूरोपियन मैप है। यहाँ पे आप यूरोप के अलग अलग देशों को देख सकते हैं।
जैकोबिन क्लब्स की वजह से जो आर्मी को फ़ायदा हो रहा था, उसी समय फ्रेंच आर्मी ने नेशनलिज्म को अब्रॉड में फैलाने का सोचा और फ्रेंच आर्मीज जैसे जैसे इन कंट्रीज़ में फैलते गए, उन्होंने नेशनलिज्म का असली मतलब वहाँ के लोगों को समझाना शुरू किया और फ्रांस से बाहर आके धीरे धीरे पूरे देशों में नेशनलिज्म की भावना जाग उठी। इस तरीके से नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। अब होती है यहाँ पे नेपोलियन की एंट्री। नेपोलियन was a very important character in French society. नेपोलियन ने ही फ्रांस में डेमोक्रेसी खत्म करके एक बार फिर मोनार्की लाई। सिविल कोड 1804, usually known as the Napoleonic Code. नेपोलियनिक कोड में वो सुविधाएं जो बर्थ के बेसिस पर मिलती थी, यानी अमीर को अलग से, गरीब को अलग से, अमीर को ज़्यादा, गरीब को कम, वो पॉलिसी खत्म हो गई। नेपोलियन ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन डच रिपब्लिक, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी और बाकी अन्य देशों में भी फैलाना शुरू किया। सो अगर पूछा जाए कि नेपोलियन से लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, तो आप बड़ा ही सिंपल आंसर लिख सकते हैं। प्लीज़ डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग। सो ये आंसर है, नेपोलियन abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. In towns too, guild restrictions were removed. Communication system was improved. Everybody enjoyed a new freedom. Businessmen realized that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. वैसे तो लोकल लोगों के रिएक्शंस मिक्स्ड थे। कुछ ने इसे पसंद किया और कुछ ने नहीं किया। होलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वास्यू, ऐसी ही कुछ देशों के नाम। ये सारे देशों ने फ्रांस की आर्मी को वेलकम किया। शुरुआत तो अच्छी रही, पर बाद में सब कुछ अनफ्रेंडली हो गया फ्रांस में, नेपोलियन की ही वजह से। टैक्स इंक्रीज हो गई थी और आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि सेंसरशिप भी बढ़ गई थी। सेंसरशिप में बहुत सारी प्रोहिबिशंस आ जाती है। कई सारी चीज़ें आप अपने मन की नहीं कर सकते। आप यहाँ पे एक पेंटिंग देख रहे हैं, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़्वीबेकन, जर्मनी। ये सारी पेंटिंग्स हाथ से बनाई गई है, कितनी बारीकी से बनाई गई है। आपको एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि हर एक पेंटिंग के बारे में कुछ दे देंगे, कुछ लिखने के लिए, या फिर किसी पेंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। The courier of Finland loses all that he has on his way home from Leipzig. So friends, एक और टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले एपिसोड में ये पूरा टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। मैं सारे टॉपिक एक साथ इसलिए एक्सप्लेन नहीं करना चाहती क्योंकि एक तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, दूसरा रीज़न ये है कि आप एक ही बार में सब कुछ नहीं समझ पाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके अगर समझेंगे तो आपके ब्रेन पर भी ज़्यादा टेंशन नहीं आएगा, ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा। पर आप कुछ भूल तो नहीं गए ना? दिस वन, रिमेंबर, लाइक मस्ट, share please, comment please, subscribe it's must. I hope you are ready for the next episode. If you want to stay motivated, motivate me. Subscribe to my channel. Follow Samiksha. That means follow me. Bye.